حي على الفلاح. अस्सलाम वालेकुम। तदरीस का अमल एक पेचीदा अमल है। पेचीदा इसलिए कि एक उस्ताद को अपनी तदरीस के दौरान बहुत सारी बातों को बैक वक्त ध्यान में रखना होता है। उन बहुत सारी बातों में से एक यही तदरीस के बुनियादी उसूल हैं। अगर इनको ध्यान में एक उस्ताद अपने रखता है तो उसकी तदरीस अच्छी होगी, बेहतर होगी। तो पहला उसूल है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, यानी क्लियर कट मकासद का उसूल। तदरीस करने के लिए जब उस्ताद क्लासरूम में जाता है तो कुछ न कुछ उसके जहन में मकासद होते हैं जिनको वो हासिल करने के लिए तदरीस करना चाहता है। तो वो मकासद क्या हैं, वो क्लियर कट होने चाहिए, वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन नहीं होने चाहिए। वो उस्ताद के लिए भी क्लियर कट होने चाहिए, तलबा के लिए भी क्लियर कट होने चाहिए, मुम्तहिन के लिए भी क्लियर कट होने चाहिए। यानी वो मकसद अगर मुम्तहिन के सामने आए तो वो भी उसको भी वही चीज़ समझ में आए, तलबा के सामने आए तो उसको भी वही चीज़ समझ में आए, और उस्ताद जो पढ़ा रहा है उसको भी उससे वही चीज़ समझ में आए। ये क्लियर कट क्यों होना चाहिए? इसके पीछे फ़िलासफ़ी ये है कि यानी सीखने का अमल दिमाग में होता है, लेकिन जब भी कोई बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो उसके नतीजे में उसकी पर्सनालिटी में कुछ न कुछ बदलाव आते हैं। तो वो चीज़ सीख ली, अगर एक पर्टिकुलर चीज़ बंदे ने सीख ली, बच्चे ने सीख ली है, तो उसकी पर्सनालिटी में क्या बदलाव आएंगे वही चीज़ बिहेवियरल टर्म्स में लिख करके समझाया जाए। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, कोई पोएम पढ़ा रहे हैं और आपने ये लिख रखा कि बच्चे इस पोएम को या इस नज़्म को से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो लुत्फ़अंदोज़ होना एक मुबहम लफ्ज़ है। मेरे लिए लुत्फ़अंदोज़ होना कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, बच्चे के लिए लुत्फ़अंदोज़ होना तीसरी चीज़ हो सकती, दूसरी चीज़ हो सकती है, और मुम्तहिन के लिए लुत्फ़अंदोज़ होना कुछ और हो सकता है। इसलिए क्लियर कट लिखना कि जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश न हो। अच्छा, ये दिमाग में जो चेंजेस होते हैं उसको आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए पर्टिकुलर कि क्या कर सकेंगे, यानी तदरीस के बाद बच्चों के अंदर जो चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को हमको देखना है कि अगर बच्चे ने ये सीख लिया है तो बच्चे की पर्सनालिटी में ये चेंज आ गया होगा और आखिर में वो करके दिखा देगा। तो वो चेंजेस क्लियर कट अगर लिखे होंगे तो जो आपकी तदरीस अच्छी होगी, बेहतर होगी। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, मंसूबाबंदी का उसूल। प्लानिंग या मंसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। अगर बगैर मंसूबाबंदी के कोई उस्ताद क्लासरूम में चला जाता है तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका बहुत सारा वक्त ज़ाया होगा, उसकी बहुत सारी एनर्जी बेकार चली जाएगी, उसका डायरेक्शन सही नहीं होगा, उसके मकासद का हुसूल सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और उसकी मजमूई एतबार से उसकी तदरीस बेहतर नहीं हो पाएगी। कोई भी काम बेहतर तरीके से करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन देने के लिए और कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नताइज के हुसूल के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। अगर प्लानिंग किए बगैर कोई उस्ताद क्लासरूम में चला जाता है तो वैसे ही है कि जो एक कश्ती जो है बगैर बादबान के दरिया में छोड़ दी जाए और हवा के रुख में इधर उधर बहती रहे। तो प्लानिंग नहायत ज़रूरी है। बगैर प्लानिंग के तदरीस नामुकम्मल है या तदरीस हो ही नहीं सकती। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के खड़ी होने के लिए बुनियाद का होना ज़रूरी है। बुनियाद नज़र नहीं आती, लेकिन अगर बुनियाद नहीं है तो कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। वैसी तरह से अगर प्लानिंग नहीं है तो टीचिंग नहीं हो सकती। अगर किसी ने प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग नज़र नहीं आती। प्लानिंग एक दिन पहले करना है, घर पे करना है, लेकिन अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो आपकी टीचिंग सही तरीके से, बेहतर तरीके से,
अच्छे अंदाज में प्लानिंग, जो आपके टीचिंग के मकासद हैं उनको हुसूल में आपको फिर नाकामी हो जाएगी, या आपका बहुत सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। आपको की टीचिंग में जो एक कोहेसिवनेस होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, लचक और लचीलेपन का उसूल। यानी आपने प्लानिंग कर ली घर पे, प्लानिंग करने के दौरान आपने सब कुछ तय कर लिया कि मैं कौन सी टीचिंग एड ले आऊँगा, किस मेथड से पढ़ाऊँगा, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स दूंगा, बच्चों को अपनी तदरीस में इन्वॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाऊंगा, उनसे मैं कौन कौन से सवाल पूछूंगा, किस वक्त मैं किस मिसाल के ज़रिए बात को वाज़े करूंगा। ये सारी प्लानिंग आपने घर कर ली है। क्लासरूम में उसी प्लानिंग के हिसाब से बस एग्जीक्यूट कर देना, पढ़ा देना है। पढ़ाते वक्त कोई चीज़ गैर मुतवक्के तौर से कोई नया सवाल आ जाए, कोई नई बात आ जाए, कोई नई सिचुएशन पैदा हो जाए जिसका पहले से आपको अंदाज़ा नहीं था, प्लानिंग करते वक्त आपने उसको दिमाग में नहीं रखा था, तो क्या करेंगे? बच्चों से तो ये नहीं कह सकते भाई इसकी प्लानिंग नहीं की थी, अब आज हम नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। तो लचक रखनी चाहिए, थोड़ा सा लचीलापन आपके रवैये में, आपकी तदरीस में होना चाहिए कि अगर कोई गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसके हिसाब से अपनी तदरीस में तब्दीली कर ले और नई सूरत हाल को से निपटने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको वो अपनाए, इस्तेमाल करे। इससे प्लानिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी गैर मुतवक्का तौर पे अगर किसी ने आपसे कोई सवाल पूछ दिया और आपको नहीं आता तो आप साफ साफ कहिए कि नहीं आता, कल बताएंगे। ये नहीं कह सकते कि उसको मैं गोलमाल फिर करने लगे, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तीसरी चीज़ है या नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग एक्सपीरियंसेस, तजर्बात को बरूए कार लाने का उसूल। इसको आप चाहे तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी भी कह सकते हैं या लर्निंग बाय डूइंग भी कह सकते हैं। यानी आपकी तदरीस ऐसी हो कि क्लासरूम में बच्चे एक्टिव हों, एक्टिविटी दें, उनको काम दें, उनको मशगूल रखें और मशगूल इस तरह से रखें कि उसमें बोरियत का एहसास ना हो। सबसे बेहतरीन सीखना वो सीखना होता है जो बच्चा खुद तजर्बा करके सीखे। तो आप बच्चे के सामने जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं उसको प्रॉब्लम की शक्ल में रखें, मुश्किल की शक्ल में रखें, और अगर उस मुश्किल को बच्चा हल कर लेता है तो वो चीज़ सीख लेता है। अगर ये टीचर ये कर ले, ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये टीचर कर ले तो वो टीचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और वो सीखना परमानेंट हो जाएगा, फिर उसको बच्चा भूलेगा नहीं। करके सीखना, मैंने देखा मुझे याद रखा, मैंने सुना मैं भूल गया, चीनी कहावत है, मैंने देखा मैंने याद रखा और मैंने किया मुझे समझ में आ गया और ज़िंदगी भर के लिए आ गया, फिर भूलेगा नहीं। तो तजर्बात को, बच्चों के तजर्बे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग प्रोविजंस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है, सोचने में, समझने में, सीखने में और हर लिहाज से। कोई भी दो बच्चे हर लिहाज से बराबर नहीं हो सकते। इवन कि ट्विंस, जुड़वा बच्चे शक्लन एक जैसी शक्ल हो जिसको पहचानना मुश्किल हो, ये कौन है वो कौन है, उनमें भी सोचने का, समझने का, सीखने का और दिमागी तवाज़ुन के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और अगर कोई पॉपुलेशन यानी जनरल पॉपुलेशन है, स्पेशल पॉपुलेशन नहीं है, यानी कहीं से उनको आपकी क्लासरूम में कहीं से ऐसे बच्चों को नहीं चुना गया हो कि सब के सब बहुत ज़हीन हो। एक सोसाइटी में जिस तरह से जनरल सोसाइटी होती है, हर तरह के लोग होते हैं, उसी सोसाइटी से अगर आपकी क्लासरूम में बच्चे आए हुए हैं तो उनमें ज़हनी तफावत बहुत होगा। हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होगा। कोई बच्चा बहुत तेज़ होगा तो कोई बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होगा। तो अपनी टीचिंग किस तरह से प्लान करें कि उसमें कमज़ोर बच्चे को भी एहसास ना हो कि मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा।
और बहुत ज़्यादा ज़हन बच्चे को ये एहसास न होने पाए कि यार ये क्या बोर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आती है, एक ही बात बैठ के हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, दोनों को लेकर चलना है। तो बहुत कमज़ोर बच्चे भी हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चे भी हैं, और बीच वाले बच्चे जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले बच्चे हैं, इसको शायद मानी हमारी एजुकेशन के टर्म में प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं, इस तरह से बनती है ये कर्व। यानी इधर के 2.5% बहुत तेज़, इधर के 2.5% बहुत कमज़ोर, बीच में 67% यानी औसत लिहाज के 11% तेज़ और 11% औसत से नीचे, ये पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन यानी कुदरती पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन में यही यानी रेशियो पाया जाएगा। तो अगर वो कुदरती क्लासरूम है, उसमें मानी टेस्ट नहीं लिए गए हैं, अच्छे बच्चों को सिलेक्ट नहीं किया गया है, आपके समाज से चले आए हुए बच्चे हैं, तो उस बच्चे में भी यही रेशियो होगा। उसमें कुछ बच्चे बहुत तेज़ होंगे, कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होंगे, और ज़्यादा बच्चे यानी बीच के होंगे। तो टीचर को अपनी टीचिंग में इस अंदाज से प्लानिंग करनी चाहिए कि हर बच्चा, कोई भी बच्चा ये ना महसूस करे कि यार ये क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, या कोई बच्चा ये ना महसूस करे कि ये बच्चा टीचर हम आपको बोर कर रहे हैं, समझ में बात आ गई फिर भी उसी बात को समझाए चले जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। टीचिंग इस अंदाज से करे। जाहिर है कि प्लानिंग आपको तो बीच वाले औसत के हिसाब से करनी होगी, लेकिन कमज़ोर बच्चों को भी और तेज़ बच्चों को भी ध्यान में रख करके कुछ ना कुछ इस तरह के काम देने होंगे कि उनको भी लगे कि हमारे यानी उनको भी उसमें दिलचस्पी लगे, बोरियत का एहसास ना हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ, असल ज़िंदगी से जोड़ने का उसूल। जो भी मिसाल, जो भी तशरीह करने के लिए आप वजाहत देना चाहते हैं, जिस अंदाज से भी समझाना चाहते हैं, वो बच्चे की असली ज़िंदगी के वाक़यात से जुड़ी होनी चाहिए। और बच्चे का जितना बैकग्राउंड है, जितना नॉलेज है, जितना इल्म है, उसी इल्म के एतबार से जुड़ी होनी चाहिए। यानी अगर 5 साल का बच्चा है, 5वीं क्लास में, 10 साल का बच्चा मान लीजिए 5वीं क्लास में है, तो 5वीं क्लास के बच्चे की ज़िंदगी से जुड़ा होना चाहिए, और 5वीं क्लास के बच्चे के ज़हनी इस्तेदाद के लिहाज से वो मिसाल होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो फिर समझ में नहीं, ज़िंदगी से जुड़ी मिसाल भी हो और बच्चे के ज़हनी इस्तेदाद को ख्याल में नहीं रखा गया है, ध्यान में नहीं रखा गया है, तो फिर वो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो भी आप समझाएं, जो भी आप पढ़ाएं, वो शुरू वहाँ से करें जहाँ से बच्चा जानता है। एक ईंट हवा में नहीं रखी जा सकती, उसी तरह से कोई नया इल्म पुराने इल्म पे ही रखा जा सकता है। हमारे साइकोलॉजी के टर्म में कहते हैं कि नए इल्म हुक होते हैं, पुराने इल्म से जाके जुड़ते हैं। ये इल्म जो पुराना इल्म है, अगला इल्म उससे इस तरह जुड़ना चाहिए। अगर ये इल्म नहीं है तो ये नया इल्म कभी टिकेगा ही नहीं। यानी आपने बड़ी मेहनत से पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन जो चीज़ें इस इल्म, जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हैं, जिन चीज़ों का जानना ज़रूरी था, जिन चीज़ों का इल्म उसको होना चाहिए था, अगर वो बच्चा नहीं जानता है, जान लगा देंगे साल भर की मेहनत के बावजूद, वो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाए। मान लीजिए 5वीं क्लास में मैथमेटिक्स, साइंस आपको ये चीज़ें, लैंग्वेज तो थोड़ा सा गैप भी रहता है तो मैनेज हो जाता है, साइंस वगैरह बिल्कुल मैनेज नहीं होता। मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, 5वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं, 5वीं क्लास का जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक से मुताल्लिक 4थी क्लास का टॉपिक अगर बच्चे को नहीं आता तो 5वीं क्लास का टॉपिक समझ में आ ही नहीं सकता। तो असल ज़िंदगी से जोड़ना, बच्चों को तजर्बात से जोड़ना, एक्चुअल लाइफ से जोड़ना, जो भी मिसालें दे रहे हैं वो ज़िंदगी से दें, उनके तजर्बे में आने वाली ज़िंदगी से दें, उनकी एक्चुअल लाइफ में की ज़िंदगी से देंगे, तो वो चीज़, इल्म जो है वो हकीकी इल्म बनेगा। फिर वो बच्चों को अच्छा लगेगा, बच्चों को समझ में आएगा, बच्चों को मज़ा आएगा, बच्चे बोर नहीं होंगे और बच्चे सही माने में सीखेंगे। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। यानी क्लासरूम में बच्चों को अपनी तदरीस के दौरान उनको इन्वॉल्व करना, जोड़ना, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हासिल करना, वो एक्टिवली आपकी क्लास में पार्टिसिपेट करना,
वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ आप बोल रहे हो और बच्चे बैठ करके सुन रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। अगर टीचर बहुत दिलचस्प अंदाज में पढ़ा रहा है तो शायद चल जाए काम, लेकिन ये बात जान जाइए कि बच्चों को किसी भी चीज़ पे अपना ध्यान मुर्तकिज़ रख पाना ये बहुत ज़्यादा देर तक मुमकिन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ पे बच्चे 10 से 15 मिनट पर बेगर बोर हुए ध्यान रख सकते हैं। अगर उनको इन्वॉल्व नहीं रखा आपने अपनी टीचिंग में, अगर आपने उनको जोड़ा नहीं अपनी टीचिंग में, वो बच्चे लाजमन बोर होकर रहेंगे, वो ध्यान केंद्रित रख ही नहीं पाएंगे, वो अपना ध्यान आपकी बात पे 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। जितने ही कम उम्र के बच्चे हैं उनका अटेंशन स्पैन उतना ही कम होता है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको इन्वॉल्व करें अपनी टीचिंग, उनका पार्टिसिपेशन हासिल करें, वो भी क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। सिर्फ आप लेक्चर दें, बच्चे सुने और बच्चे ज़रा भी इधर उधर हिटे, आपने बच्चों को पिटाई कर दी, बच्चों को सज़ा दे दी, अब बच्चे मारे डर के सुन रहे हैं, सर हिला रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बच्चे बोर हो रहे हैं और उस जहन में प्लानिंग कर रहे हैं कि कब क्लास खत्म हो, कब थोड़ा बाहर निकलें, कब थोड़ा दौड़ें, कब मज़े करें, वो सारी चीज़ें चल रही होंगी, आपकी बात कुछ भी नहीं समझ में आएगी। बगैर बच्चों को इन्वॉल्व किए, बगैर बच्चों को अपनी भी टीचिंग में शामिल किए, टीचिंग किसी भी सूरत में मुअस्सिर, दिलचस्प, बढ़िया हो ही नहीं सकती। तो हर लिहाज इसीलिए कोशिश की जानी चाहिए कि अपनी टीचिंग में प्लानिंग करते वक्त सोच ले टीचर कि किस अंदाज में मैं अपनी टीचिंग करूंगा, किस लेवल पे, किस तरह से मैं बच्चों को अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व रखूंगा, उनको इन्वॉल्व रखने के लिए मैं कौन सा तरीका अपनाऊंगा। वो सारी चीज़ें अगर आपने प्लानिंग करते वक्त कर ली हैं तो फिर सारी चीज़ें टीचिंग में आसान हो जाएंगी। जो ये लेसन प्लानिंग पढ़ाई जाती है, लेसन प्लानिंग में जो स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें इसकी पूरी यानी कोशिश की गई होती है कि क्लासरूम टीचिंग या तदरीस एक तरफा ना होने पाए, वो उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हों, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए कि अगर बच्चों को इन्वॉल्व नहीं रखा गया तो सीखना मुमकिन नहीं है, वो बच्चे भूल जाएंगे, बच्चे मज़ा नहीं उठाएंगे, बोर हो जाएंगे, दूसरे फिर टीचिंग भी बोर होने लगेगी। फिर अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल। साजगार माहौल और मुनासिब कंट्रोल का उसूल। क्लासरूम का माहौल साजगार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, डर और खौफ की उसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप जान जाइए नफ्सियात का या किसी भी उसके यानी दिमाग के डॉक्टर से आप जा कर के पूछ लें, या जो दिमाग का माहिर हो, जब भी ख़तरे का एहसास होता है तो दिमाग की सारी फैकल्टीज़ बंद हो जाती हैं, सिर्फ एक फैकल्टी काम करती है, ख़तरे से लड़ने वाली। बात समझ रहे हैं? यानी अगर बच्चा क्लासरूम में टीचर दाखिल हुआ और बच्चे के दिमाग में खतरे की घंटी बजी तो बच्चे की सारी सोचने समझने की फैकल्टीज़ बंद हो जाएंगी, सिर्फ एक फैकल्टी काम करेगी कि कैसे बचा जाए इनकी मार खाने से। बात समझ रहे? इसलिए माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुरसुकून माहौल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यानी बच्चे उसमें इत्मीनान महसूस करें, किसी भी अंदाज का डर खौफ का उनको एहसास ना हो कि अरे यार अब तो आने घंटी 5वीं बजने वाली है, फलाने सर की घंटी बजने वाली है, अब तो पिटाई लाजमी रखी है। तो फिर वो कुछ नहीं सीखेंगे और वो फिर उनके दिमाग की सारी खिड़कियां बंद हो जाएंगी और वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, डर से सहमे हुए चुपचाप बैठे रहेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, आपकी तरफ देखते रहेंगे, दिल में उनका डर पैदा कहीं मुझसे सवाल न पूछने वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आप ये समझ रहे होंगे कि मेरे बच्चे तो बड़े डिसिप्लिन वाले हैं, ज़रा भी हिलते नहीं हैं, ज़रा भी नहीं, लेकिन वो बच्चे कुछ भी नहीं सीख रहे होते हैं। इसलिए क्लास का माहौल बहुत पुरसुकून, बहुत ही यानी दोस्ताना, अच्छा, बेहतर माहौल होना चाहिए। उसमें किसी भी बच्चे को डर का एहसास नहीं होना चाहिए और कंट्रोल भी प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। प्रॉपर कंट्रोल का मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्सेस के ज़रिए वो कंट्रोल नहीं हासिल किया जाना चाहिए, डंडे के सहारे वो कंट्रोल नहीं हासिल किया जाना चाहिए। कंट्रोल या डिसिप्लिन दो तरीके से हासिल की जा सकती है, एक अंदर से,
यानी आपकी तदरीस इतनी बढ़िया है, इतनी बेहतर है, इतनी दिलचस्प है कि बच्चे खुद ब खुद उसकी तरफ मुतवज्जह हो जा रहे हैं। सारा का सारा जहन वो आपकी तदरीस की तरफ बच्चों का अपने आप पैदा हो जा रहा है। एक तो ये है। दूसरा ये कि आपकी तदरीस तो अच्छी नहीं है, और तदरीस अच्छी नहीं है तो बच्चे इधर उधर देखेंगे, इधर उधर बात करेंगे, मुंह हिलाएंगे, बात करेंगे, बोर होंगे, सोने लगेंगे। तो इससे निपटने का क्या तरीका है? इससे निपटने का तरीका एक डंडा है, ज़रा सा भी हिले तो पिटाई कर दीजिए। तो ये बाहर से कंट्रोल हुआ। ये बाहर वाला कंट्रोल खतरनाक कंट्रोल है, बेकार कंट्रोल है, अच्छा कंट्रोल नहीं है, वक्ती कंट्रोल है, हमेशा हासिल रहने वाला कंट्रोल नहीं। अंदर से जो कंट्रोल पैदा होगा ये हमेशा रहने वाला है, बेहतर कंट्रोल है। दिल की सारी फैकल्टीज, दिमाग की सारी फैकल्टीज मरकूज हो जाते हैं टीचर की बातों की तरफ, बच्चों को समझ में आने लगती हैं सारी चीज़ें, बच्चों को मज़ा आता है और बच्चों की पर्सनालिटी भी ठीक रहती है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत का उसूल। जमहूरियत से मतलब ये नहीं कि क्लास में आपको इलेक्शन कराना है, इससे मतलब ये है कि सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, चाहे वो किसी भी जात के रहने वाले हों, किसी भी इलाके के रहने वाले हों, कोई भी ज़बान बोलते हों, सब बच्चों को बराबरी का बराबरी का एहसास होना चाहिए कि किसी बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। अगर और ये बातें नफ्सियात के माहिरीन ये कहते हैं कि उस्ताद बड़ों की दुनिया का एम्बेसडर होता है, एलची। बड़ों की दुनिया से अभी उसका वास्ता नहीं, या तो घर के अफराद से उसका ताल्लुक साबका पेश आया ज़्यादातर, या फिर क्लासरूम में टीचर से वो साबका पेश आया। अभी बाहर की दुनिया से उसका साबका पेश नहीं आया। और अगर टीचर क्लासरूम में किसी बच्चों के को ज़्यादा मानता है, किसी को कम मानता है, किसी पे खुसूसी तवज्जो देता है, किसी को कम तवज्जो देता है, किसी की गलती पे पिटाई नहीं करता, डांटता नहीं है, किसी की कम गलती पे भी पिटाई कर देता है, डांट देता है वगैरह वगैरह, तो बड़ों की दुनिया के बारे में बहुत गलत तासुर बच्चों के दिमाग में जाता है। फिर वो बड़े होकर के बहुत सारी जहनी उलझनों का शिकार होते हैं। यहीं से फाउंडेशन पड़ती है, यहीं से बुनियाद पड़ती है, इन्हीं छोटी छोटी बातों से, और फिर बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। तो जमहूरियत का उसूल मद्देनजर रखना चाहिए टीचर को। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, लगन और दिलचस्पी का उसूल। कहावत है कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर, यू कैन नॉट फोर्स द हॉर्स टू ड्रिंक द वाटर। यानी घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। उसी तरह बच्चे को आप क्लासरूम में ला सकते हैं, सीखने पे मजबूर नहीं कर सकते जब तक कि बच्चा सीखने के लिए खुद तैयार ना हो, और उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग एक मरतबा रिफ्रेशर कर रहे थे, तो एक साहब ने एक वाकया सुनाया, बहुत दिलचस्प था कि अगर बच्चा सीखना न चाहे तो आपकी सारी कोशिशें किस तरह से बेकार हो जाएंगी। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के 2 बच्चे थे और वो पढ़ने के लिए किसी कीमत पे भी तैयार नहीं थे। यानी पढ़ने जाते थे, पढ़ नहीं रहे थे, सीख नहीं रहे थे, और उसके सारे वालिद जो है बहुत परेशान थे। तो एक बहुत बड़े माहिर तालीम उनके दोस्त थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, यार इन बच्चों से तो मैं एकदम परेशान हो गया, सीख ही नहीं रहे। तो इन्होंने कहा, लाओ मैं इनको सिखाता हूँ, मेरे पास सारे उसूल हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं और सारे वो मेथड्स मुझे मालूम है पढ़ाने के, मैं उनको सिखाता हूँ। तो वो गए बच्चों से, बच्चों चलो घूमने चलते हैं। कहाँ चलोगे? फलानी जगह चलते हैं, बाग। तो उनके पास बहुत बड़ा सा बाग था, बाग में उन्होंने सब बच्चों ने कहा कि हम, वो आम का पेड़ था, कहाँ चढ़ेंगे इस पर? कहा चढ़ जाओ। लगे पेड़ आम तोड़ने। तो उसके बाद जब आम तोड़ लिया तब इन्होंने सवाल पूछना कि तुमने कितने आम तोड़े? उसने कहा मैंने इतने आम तोड़े। तुमने कितने आम तोड़े? उसने कहा कि इतने आम तोड़े। अच्छा, तुमने इससे कितने ज़्यादा आम तोड़े? दूसरा वाला बच्चा कह रहा बताना मत, मैं पढ़ा रहा है। तो जब बच्चा सीखना ही नहीं चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सीखने की ख्वाहिश अंदर से पैदा होनी चाहिए। ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दीजिए कि सीखने के लिए लगन, दिलचस्पी अपने आप पैदा हो जाए। हाई स्कूल में जब हम लोग थे यहाँ पे, यानी हाई स्कूल की किताब जो पढ़ाई जाती, अब भी पढ़ाई जाती मेरे ख्याल से, उसमें एक
लेसन था इंग्लिश वाला, टॉम सायर ही के शायद नाम से था, अब भी होगा, नहीं है, बदल गई है। एक नावल है टॉम सायर एंड हकलबरी फिन, उसी का एक पोर्शन हाई स्कूल की किताब में था। उसमें बात यह थी कि टॉम बहुत शरारती लड़का था, उसकी आंट पॉली थी, आंट पॉली ने जो है सज़ा के तौर पर सारे बच्चे, संडे के दिन छुट्टी थी, घूमने जाना था, इसको सज़ा के दिन पे घर की चारदीवारी पर वाइट वॉश करने के लिए काम दे दिया। अब ये मरता क्या, उनका मजबूरी भाई काम मिला तो बाल्टी लेकर वो लेकर ब्रश लेकर के पेंटिंग कर रहा, सारे बच्चे अपने खिलौने लेकर धीरे धीरे जा रहे हैं और रुक करके हाँ काम मिला है, तो इसको जाहिर बुरा लग रहा था। कहा नहीं काम नहीं मिला, बड़ी मेहनत से मिला है, आंटी तो दे ही नहीं रही थी, मैंने कहा कि मैं करूँगा, बहुत अच्छी तरह करूँगा, कोई गलती नहीं करूँगा। अब लड़के कुछ देर तक करने के बाद कहा थोड़ा मुझको भी दो, करना नहीं दूंगा, तुम खराब कर दोगे, फिर मुझको यानी सुनना पड़ेगा। अब लड़कों को अंदर जो चीज़ वो समझ रहे थे कि ये सज़ा मिली है, उस लड़के ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि दिलचस्पी पैदा हो गई कि लाओ मुझे दो, और वो जो सारे खिलौने धीरे धीरे करके एक ने उसको दे दिए कि लो खिलौना ले लो मेरा और मुझको पेंट करने दो, और वो सारे खिलौना लेकर बैठ के खेल रहा, सारे बच्चे दिन भर पेंट कर रहे हैं। वही चीज़ यानी अगर आपके बच्चे को कह दिया जाओ खेलो तो खुशी से जाके खेलने लगे, वही चीज़ अगर आप खड़े होकर कह दें कि चलो आज आपको तुमको 3 घंटे लगातार खेलना है, कुछ नहीं करने दूंगा, चलो मैं देखता हूँ, तो वही चीज़ फिर मुसीबत बन जाएगी। तो आप किस अंदाज में बच्चों के सामने पेश करते हैं अपनी बातें, किस अंदाज से माहौल क्रिएट करते हैं, इसका बहुत बड़ा दखल है बच्चों की दिलचस्पी पे, और आपकी पढ़ाने का अंदाज कैसा है, और सारी चीज़ें मिसालें वगैरह। आपने दिलचस्पी कायम कर ली, फिर अगर आप आगे सस्टेन नहीं कर पाए तो फिर भी बोर हो जाएंगे बच्चे। तो पूरी क्लासरूम में इस अंदाज में प्लानिंग हो, इस अंदाज में मिसालें हो, इस अंदाज में मेथड आपका ऐसा हो, सारी चीज़ें, और इस तरह से आपने बच्चों को इन्वॉल्व कर रखा हो कि किसी भी हिसाब से बच्चे बोर ना होने पाएँ, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर समझिए कि सारी टीचिंग बेकार है। फिर अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चेंज, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, तब्दीली, आराम और तफरीह का उसूल। चेंज होना चाहिए आपके अंदाज में, मेथड में, तरीके में, इन्वॉल्वमेंट में, मिसालों में और सारी चीज़ों में। एक ही अंदाज, एक ही पिच, एक ही बोलने का अंदाज, एक ही पढ़ाने का अंदाज, न उसमें कोई बदलाव, न कोई उसमें चेंज, बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। एक पोस्चर पे, एक अंदाज में बच्चे बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर तक, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है। तो चेंजेस अपने अंदाज में लाए कि बच्चे भी थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकें, और बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा देर तक मानी पढ़ा नहीं सकते आप, उनके लिए फिर कुछ न कुछ खेलने का, तफरीह का कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, वरना फैकल्टीज़ थक जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, और उसके बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। ये तो तजर्बा है मुझे। मैं जब यहाँ पढ़ता था तो हमारी जब इम्तिहान का वक्त आया तो तैयारी करते हैं बच्चे, हम लोग भी तैयारी कर रहे थे। हमारी क्लास का टॉपर लड़का, उसकी तैयारी नहीं रही होगी, और टॉपर लड़कों को प्रेशर भी रहता है कि टॉप पोजीशन हासिल करना। उसने हम लोगों को कहा कि चलो रात भर आज जाग के पढ़ते हैं, और हम लोग भी जज्बात में आकर रात भर जग गए, और दूसरे दिन का पेपर जो होना चाहिए था, जो जहनी ताजगी होनी चाहिए थी, जिस अंदाज से जहन तरोताज़ा होना चाहिए था, वो बहुत, मैं तो जागता रह गया, एक तो सो गया, और उसके बुरे असरात होते हैं। तो चेंज होना चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए, आराम होना चाहिए। क्लासरूम में भी आप जो है गाहे बगाहे अपने अंदाज में, अपने पढ़ाने के तरीके में, मिसालों में और एक्टिविटीज़ में इस तरह के चेंज लाएं कि बच्चों को थोड़ा सा बदलाव महसूस हो, बोरियत का एहसास न होने पाए। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, हिम्मत अफजाई का उसूल। किसी भी काम के करने के बाद जिस तरीके का एहसास होता है या जो फीडबैक मिलता है, अगर अच्छा फीडबैक मिलता है तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो काम हम फिर रिपीट करें।
और अगर हमको बुरा एक्सपीरियंस होता है तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि फिर हम वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। तो क्लासरूम को टीचिंग करते वक्त इस तरह का माहौल बनाना चाहिए, प्लानिंग करते वक्त इस अंदाज में प्लानिंग करनी चाहिए कि बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट होगा, बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी का एहसास महसूस करें। यानी बच्चों से जो सवाल पूछ रहे हैं आप, बच्चे उसका सही जवाब दे सकें। जब सही जवाब देंगे तो बच्चों को खुशी होगी, मोटिवेशन पैदा होगा, दिलचस्पी पैदा होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहेंगे। अगर उनको नाकामी का एहसास होगा तो फिर दिलचस्पी धीरे धीरे ख़त्म होगी, उनको बुरा महसूस होगा, फिर क्लास से वो चीज़ें हट जाएंगी और इसके दूररस नताइज भी निकलते हैं। यानी अगर क्लासरूम में बार बार बुरा एक्सपीरियंस महसूस होता है तो फिर बच्चा को नफ्सियाती प्रॉब्लम्स पेश आने लगेंगे। वो मैंने ख़राब टीचर की जो मिसाल दी थी उसको ऐसे समझिए, एक सच्चा वाक़या है, नफ्सियात में किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक बच्चे के सामने खरगोश रखा गया, बच्चा बहुत खुश हुआ, बच्चा खरगोश की तरफ लपका, खरगोश को पकड़ना चाहा, उससे खेलना चाहा। एक्सपेरिमेंट में ये था कि जब बच्चा जो ही खरगोश को पकड़ने वाला होगा, एक तेज़ डरावनी आवाज़ बजा दी जाएगी। और यही किया गया कि बच्चे के सामने खरगोश रखा गया, बच्चे को बहुत अच्छा लगा, बच्चा खरगोश की तरफ बढ़ा, उसको पकड़ना चाहा, उससे खेलना चाहा, धड़ाम से आवाज़ आई, बच्चा झिझक करके रुक गया। एक बार यही एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर दूसरी सेटिंग में यही एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर तीसरी सेटिंग में यही एक्सपेरिमेंट किया गया, चौथी सेटिंग में, पाँचवीं सेटिंग में, छठी सेटिंग में। होते होते एक वक्त ऐसा आया कि बच्चा खरगोश को देखते ही डर गया और रोने लगा। खरगोश कौन? वही खरगोश जिसको देख कर पहली मर्तबा वो लपका था, उसके साथ खेलना चाहा था। क्या चीज़ हो गई? नई चीज़, उसके साथ बुरे तजर्बात का होना, बार बार उस चीज़ से जुड़े हुए बुरे तजर्बात। अब इसको इस तरह से देखिए कि मान लीजिए मैथमेटिक्स का टीचर है और मैथमेटिक्स पढ़ाने आया। मैथमेटिक्स को कहा जाता है कि क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। बच्चा खुशी से, दिलजमई से, पूरी तवज्जो से मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ा। टीचर ने कुछ दिया काम, बच्चे ने वो काम किया, बच्चे ने गलती कर दी, टीचर ने पिटाई कर दी। एक दिन, दूसरे दिन टीचर आया, फिर बच्चा खुशदिली से आगे बढ़ा, टीचर ने कुछ काम दिया, बच्चे ने काम किया, गलती की, फिर पिटाई हो गई। तीसरे दिन यही हुआ, चौथे दिन यही हुआ, पांचवें दिन यही हुआ, छठे दिन घंटी बजेगी, बच्चा डर जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो टीचर तो छोड़ के चला गया, उसको कहीं और जॉब मिल गई, मैथमेटिक्स का पीरियड आएगा, बच्चा डर जाएगा और फिर मैथमेटिक्स का हवा उसके दिमाग में बैठ जाएगा। हर सब्जेक्ट जिससे बच्चा डरता है उसके पीछे यही कहानी, बुरे तजर्बात का। तो इसलिए टीचिंग करते वक्त ऐसा इस अंदाज में प्लानिंग की जाए और इस अंदाज से चीज़ों को रखा जाए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी का एहसास हो और गलती अगर हो तो उनको गलती की सज़ा ना मिले, वरना फिर डर पैदा हो जाएगा और फिर सारी प्रॉब्लम्स पैदा होकर रहनी चाहिए। खुशी का एहसास होगा, कामयाबी का एहसास होगा, ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ेगी, ज़्यादा दिलचस्पी से काम करेंगे और अगले लेसन में और मेहनत करके आएंगे। फिर अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, हमदर्दी और ताउन का उसूल। डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत बड़े माहिर तालीम और यहाँ के सदर जमहूरिया भी रह चुके हैं और बहुत बड़े माहिर तालीम थे। वर्धा स्कीम जो गांधी जी की बेसिक एजुकेशन है उसका सारा ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया था। इनका कहना है कि एक अच्छे मुअल्लिम की पेशानी पर इल्म नहीं लिखा होता, मोहब्बत लिखी होती। हर कामयाब, बेहतर, अच्छे टीचर की पहचान यही है कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत ही से कामयाबी हासिल होगी। अगर टीचर सारे बच्चों से मोहब्बत करता है, अपने बच्चों की तरह से पेश आता है, बहुत हमदर्दी, मोहब्बत और यानी अच्छे बर्ताव से उनसे मिलता है, तो फिर वो बच्चों का पढ़ने के लिए पूरा रवैया, पढ़ने के लिए उनकी पूरी दिलचस्पी, लगन, वो भी चेंज हो जाएगी। इसके पीछे भी बहुत सारी रिसर्चेज हैं, आप नेट पे जाके सर्च कर लीजिए, बहुत सारी रिसर्चेज मिलेंगी कि एक टीचर कम लियाकत वाला लेकिन बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला, वो बहुत कामयाब रहा, उसके बच्चे आगे चल के बहुत सारे
यानी कामयाबी हासिल की। एक टीचर अच्छे इल्म वाला, अच्छा पढ़ाने वाला, लेकिन उतनी मोहब्बत न करने वाला, उसकी कामयाबी का रेशियो कम रहा है। ये साइंटिफिक हिसाब से साबित है। तो टीचर को इसीलिए प्राइमरी में गवर्नमेंट ज़्यादा प्रीफर करती है औरतों को रखना। देखा होगा आपने, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी ज़्यादातर लेडीज़ टीचर रखी जाती हैं, इसलिए कि माएँ ज़्यादा मोहब्बत करने वाली होती हैं, औरतों के अंदर ज़्यादा मोहब्बत, शफकत, हमदर्दी होती है। अगर ये औरतें वो नहीं कर पाती तो ये बहुत मानी लम्हे फिक्रिया है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग सेंसेस, ट्रेनिंग टू सेंसेस, हवास को तरबियत देने का उसूल। यानी जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, जितने ज़्यादा हवास सीखने में इन्वॉल्व होंगे, उतने ही सीखने का अमल उतना ही बढ़िया होगा। सुन करके 10% सीखता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है। देख करके और सुन करके 90% सीखता है बच्चा, ये भी साइंटिफिकली प्रूव बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का इन्वॉल्व करना टीचिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को बच्चों को मौका मिलना कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंसेस होते हैं, पांचों हवा, लेकिन 2 सेंसेस खासतौर से देखना और सुनना, इनसे 90% होता है। तो इनका कम से कम क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर देखना सुनना दोनों चीज़ें होंगी तो बच्चे की सीखने का अमल 90% होगा। सिर्फ सुनना होगा तो 10% सीखेगा और वो 10% भी बहुत जल्दी भूल जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूव बात। और हमारी टीचिंग में ज़्यादातर सिर्फ सुनाने पर तवज्जो रहती है, जिसका मतलब है कि हम 10% सिखा रहे हैं और 90% हवा में जा रहा है, वो भी 10% कुछ दिन के बाद भूल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन अगर इन्वॉल्व होंगे तो उसके लिए ज़ाहिर है कि मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, चीज़ों को लेके आना पड़ेगा, पहले से तैयार रखना होगा क्लासरूम में और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए जाहिर है कि सच्ची लगन, जज्बा, जैसा कि मौलाना ने अभी बताया अच्छे टीचर की खुसूसियात में, वो चीज़ें होंगी तभी मुमकिन है। जिम्मेदारी का एहसास, फ़र्ज शनासी वगैरह अगर नहीं है तो फिर ये मुमकिन भी नहीं। लेकिन बहरहाल आप चाहते हैं कि आपकी टीचिंग अच्छी हो, आप चाहते हैं कि बेहतर नताइज आपको मिलें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हवास का उसे इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, तख्लीकी सलाहियतों और ज़ाती इजहार ख्याल को फ़रोग़ देने का उसूल। यहाँ पे बहुत सारे टीचर मानी नाकाम हो जाते हैं। तख्लीकी सलाहियत का मतलब कि बच्चा अपनी जो क्रिएटिविटी उसके अंदर है, जो उसकी खलाकियत उसके अंदर है, जो तख्लीक की सलाहियत है और जो उसको इजहार ख्याल करने की जो ताकत उसको अल्लाह ताला ने दे रखी है, उसको परवान चढ़ाना, बढ़ाना, आगे बढ़ाना। हम क्या करते हैं, आमतौर से देखा गया, इंग्लिश मीडियम में भी देखा गया, आमतौर से यहाँ का पूरा माहौल है कि टीचर लेक्चर देते हैं, फिर नोट लिखाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि बच्चा उसको रटे, फिर दबाव डालते हैं कि बच्चा उसी को लिखे, उसी अल्फाज में लिखे, उन्हीं अल्फाज में लिखे, वही मिसालें दे। बच्चे ने वही बात अगर दूसरे अंदाज में लिख दी, नंबर कम देते हैं कि हमने जिस तरह से लिखाया था उस तरह से तुमने क्यों नहीं लिखा। मतलब क्या हुआ इसका कि बच्चे को अल्लाह ताला ने तो इंसान बना रहा था, आप नकलची बंदर बनाने के चक्कर में या तोता बनाने के चक्कर में कि जो आप पढ़ाएं वही रटे। तो ये तो इंसान से जानवर बनाने की प्रक्रिया हो गई ना, कि अल्लाह ताला ने तो बच्चे को इंसान पैदा किया था, आप जानवर बनाने पे तुले हुए हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा अगर ज़ाती इज़हार ख्याल कर रहा है, सही इज़हार ख्याल कर रहा है, वही बात अपने अंदाज में लिख रहा है, तो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसको उसकी सलाहियत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देनी चाहिए। और इसको वो इसी तरीके से मुमकिन है कि बच्चों को इस तरह की जब भी मौके आए, बच्चे इस तरह से जब भी लिखें तो उसको आप किसी भी तरीके से दबाने की कोशिश ना करें। क्लासरूम में आपने जो पढ़ाया, आपने जो बताया, वही बात अगर बच्चा दूसरे अंदाज में जवाब दे रहा है, उसको भी अप्रिशिएट कीजिए, उसको भी पसंद कीजिए, तभी उनको ज़ाती इजहार ख्याल की आज़ादी हो। आमतौर से हिंदुस्तान के बारे में रिसर्चेज हैं कि यहाँ के लोग दुनिया में बहुत कामयाब, यानी बड़ी बड़ी
अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में और दूसरे मुल्कों में अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक क्रिएटिविटी का सवाल है, तख्लीकी यानी ओरिजिनल तौर से अपनी नई चीज़ का को पेश करना रिसर्च करके, इसमें बहुत कम है। वजह क्या है? वजह लोग यही कहते हैं कि हमारे यहाँ माहौल ही नहीं है, मेहनत कराने का उसूल है, मेहनत बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर लेवल पे कंपटीशन है। तो कंपटीशन के लिए बच्चा 8-8 घंटा 9-9 घंटा मेहनत करता है, लेकिन ओरिजिनल अपने ज़ाती इजहार ख्याल की सलाहियत को तरक्की देने वाली चीज़ें कोई नहीं, क्रिएटिविटी को तरक्की देने वाली का कुछ इस तरह से इंतज़ाम नहीं किया गया। इसलिए क्रिएटिव पोजीशन पे, अच्छे पोजीशन पे दूसरे मुल्कों वाले हैं। तो इसको ज़्यादा कोशिश की जानी चाहिए कि आप अपनी टीचिंग में इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो दें। अगला प्रिंसिपल ऑफ बीइंग चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों को मरकजी हैसियत देने का उसूल। मरकजी हैसियत क्यों दें? आमतौर से क्लासरूम में जब उस्ताद घुसता है तो समझता है कि यहाँ का तो बादशाह मैं हूँ। शाहजहाँ के बारे में ख्याल आता, बयान किया जाता है, सच्चा या झूठ, कि जब औरंगज़ेब ने उसको कैद में कर दिया था तो उसने कहा कि कुछ बच्चे मुझे दे दिए जाएं, मैं उनको पढ़ाऊँगा। तो शायद बादशाह का जुमला यह था कि बादशाह छिन गई लेकिन ख्याल नहीं गया दिमाग से। तो टीचर जब क्लासरूम में घुसता है समझता है कि यहाँ का तो यानी बादशाह मैं हूँ, अथॉरिटी मैं हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं जिस अंदाज में चाहूँ लड़कों को रखूँ, मैं जिस अंदाज में चाहूँ पढ़ाऊँ। लेकिन ये है नहीं हकीकत में। ये स्कूल, ये बिल्डिंग, आपका तकर्रुर सारा का सारा किस लिए है? बच्चों के लिए। अगर बच्चे न हों तो तनख्वाहें रुक जाएं, तनख्वाहें शायद आधी भी हो गई थी, एक बार बच्चे नहीं थे, और बच्चे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो रुक जाएंगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बिल्डिंग ये खाली कमरे बन के रह जाएंगे। सारी चीज़ें बच्चों के लिए की गई हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए सब कुछ है। बच्चों को इसलिए टीचर को भी मरकज़ी हैसियत देनी चाहिए। अगर आप बच्चों को अपनी तालीम में, तदरीस में मरकज़ी हैसियत नहीं देते तो फिर तदरीस भी अच्छी नहीं होगी। तो उनको मरकज़ी हैसियत देखें। बच्चा क्या समझ सकता है उस लेवल पर आपको जाना है। बच्चे को क्या समझाना है, खींच को उसको अपने लेवल पर आप नहीं ला सकते। प्लास्टिक नहीं है कि तान दें। 5 साल के बच्चे को 10 साल का आप नहीं बना सकते। हाँ, आप 50 साल वाले 5 साल के लेवल पर उतर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ से होके गुजरे हैं। आपको मालूम है कि उस लेवल पे क्या चीज़ें समझ में आती हैं, कौन कौन सी परेशानियां हैं, कौन कौन सी मिसालें हैं जो उस उम्र के बच्चे समझ सकते हैं, किस अंदाज से मैं उनको इन्वॉल्व रखूंगा तो क्लास दिलचस्पी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। आप उस लेवल पे जा सकते हैं, बच्चों को उस लेवल पे आप नहीं खींच के ला सकते। इसलिए सेंटर में बच्चा होना चाहिए। मेथड कौन सा अपनाना है, बच्चे को ध्यान में रखना है। कौन सी मिसाल देना है, बच्चे को ध्यान में रखना है। किस तरह एक्सप्लेन करना है, बच्चे को ध्यान में रखना है। सारी की सारी डिसीजन लेते वक्त, डिसीजन के लिए सब कुछ बच्चों को ध्यान में रख करके लिया जाना चाहिए, तभी आपकी टीचिंग अच्छी हो। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इबलाग, और फीडबैक का मतलब होता है राय लेना। जो आपने पढ़ाया उसके बारे में राय लेना कि कैसा पढ़ाया। आमतौर से अगर लेसन प्लानिंग के यानी सबक की मंसूबाबंदी के जो स्टेप्स हैं, अगर उस स्टेप को आप फॉलो कर रहे हैं तो फीडबैक रोज़ का रोज़ आपको मिलता रहे। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको फीडबैक लेने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। इसलिए कि आप अपनी तदरीस में कामयाब हुए या नहीं, आप जो मकसद ले करके क्लासरूम में दाखिल हुए थे उन मकासद को आपने हासिल कर लिया या नहीं, ये मुमकिन नहीं है जान पाना बगैर फीडबैक। बच्चों को राय लिए बगैर, ज़बानी राय लेंगे, समझ गए तो बच्चे सर हिला देंगे हाँ समझ गए, तो उनकी सही राय हासिल करने के लिए उनसे सवालात पूछने पड़ेंगे। अगर बच्चों ने उन सवालात का सही जवाब दे दिया, इसका मतलब कि आप कामयाब हैं। एकदम 100% सही जवाब दे दिया, इसका मतलब आपको 100% कामयाबी हासिल हो गई। सबने जवाब दे दिया तो, अगर कुछ जवाब दे रहे हैं कुछ नहीं जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी है। कुछ बच्चे तो सीख रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। क्या चेंजेस ले आने हैं,
क्या बदलाव ले आने हैं, कौन सा नया तरीका अपनाना है, इसके लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा। और ये सोचना बगैर बच्चों से फीडबैक हासिल किए मुमकिन नहीं है। तो बच्चों से बातचीत करते रहना चाहिए। बच्चों से आखिर में रिकैपिचुलेशन के या मूल्यांकन के हिंदी में कहते हैं, या इवैल्यूएशन के अंग्रेजी में कहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि मेरी तदरीस कामयाबी से गुजर रही है या नहीं। अदरवाइज़ आप पढ़ाएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि मेरा पढ़ाना कैसा है। और साल के आखिर में बच्चे फेल भी हो सकते हैं, बच्चे नहीं भी सीख सकते हैं, बाद में एहसास होगा जबकि वक्त गुजर चुका होगा। तो रोज़ का रोज़ अपनी टीचिंग में कुछ न कुछ वक्त इसके लिए रखना चाहिए, और साल भर रखना चाहिए, और उसके अलावा भी रखना चाहिए। और बच्चों को इस बात की आज़ादी भी होनी चाहिए कि जब भी चाहें आपसे बात करते, आप भी बच्चों से बातचीत करते रहें, ताकि उनकी परेशानियों का, उनकी मुश्किलात का आपको अंदाज़ा होते रहे, उसी अंदाज से आप चेंजेस ले आते रहें। और कम्युनिकेशन का मतलब ये, इबलाग का मतलब ये कि जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो चीज़ मैं बच्चों तक इस अंदाज में मुंतकिल कर दूँ कि जैसे मैं जानता हूँ उसी तरीके से बच्चे भी जान जाए। तो इसका मतलब कि इबलाग सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा, अदरवाइज नाकाम है। यानी नई दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, ये बात मैं बच्चों से बोल रहा हूँ तो बच्चे जान गए। तो नए, जहाँ तक नई दिल्ली का सवाल है वो उतना ही मैं जानता हूँ, राजधानी का सवाल है उतना ही मैं जानता हूँ, उतनी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ जितनी अच्छी तरह से बच्चे जानते हैं। लेकिन इसी तरह से बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे जिनको समझाना मुश्किल होता है। उसके लिए बच्चों के लेवल पर उतरना पड़ेगा, बच्चों को ज़हनी इस्तेदाद को समझना पड़ेगा, बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद को सामने रख करके मिसालें देनी पड़ेगी, तब जा कर के, या कुछ न कुछ उनको इन्वॉल्व इस अंदाज में करना पड़ेगा, तब जा कर के वो बातें समझ पाएंगे। तो वो फिर वो इबलाग सही माना जाएगा, कामयाब माना जाएगा, अदरवाइज वो नाकाम माना जाएगा। उर्दू बोलते हुए, उर्दू मीडियम से तदरीस करते हुए अगर आप बच्चों को लेवल पे नहीं उतर पा रहे हैं तो बच्चों के सामने आप ऐसे ही हैं। अगर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों के सामने ऐसे ही जैसे चीनी बोल रहे हैं। मंतिक अगर कोई पढ़ा रहा है, मैं एक मुश्किल सब्जेक्ट की एग्जाम, मंतिक पढ़ाते वक्त अगर आप बच्चों को लेवल पर नहीं उतर पाए तो फिर वो मंतिक, या मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त बच्चों को लेवल पर नहीं उतर पाए तो फिर वो बोल तो उर्दू रहे हैं लेकिन बच्चों के लिए वो अंग्रेजी है या जर्मनी है या चीनी जबान होकर रह जाएगी, कुछ समझेंगे नहीं, बेकार होकर रह जाएगा। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी, शमूलियत का उसूल। ये नया कंसेप्ट आया है, अभी भी शामिल किया गया है, यानी जल्दी शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ बच्चे हमारी समाज में ऐसे भी होते हैं, हो सकते हैं, होते भी हैं, जो किसी न किसी लिहाज से नाम बदल गया है, लेकिन अब क्या किस अंदाज में डिफ़िकल्टी का शिकार होते हैं, यानी उनका नाम अब डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन कर दिया गया, यानी अलग सलाहियतों वाले बच्चे। पहले उनको कहा जाता था फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिस्मानी तौर से माजूर बच्चे। तो चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा यानी एक ऐसा एहसास पाया जाता था जिसमें उनको नीच दिखाया जा रहा हो, तो इसलिए नाम बदल दिया गया। अब उसको कहा जाता है, पहले नाम बदला गया फिजिकली चैलेंज्ड, अब कहा जा रहा है डिफरेंटली एबल्ड, यानी एबिलिटी तो अंदर है उनके, सलाहियत तो है, दूसरे तरह की है जो आमतौर से नहीं पाई जाती, तो नाम बदल दिया गया। आपके क्लासरूम में इस तरह के भी बच्चे हो सकते हैं जो सुनने में, देखने में या चलने में या कुछ और तरह की सीखने की सलाहियतों में उनकी सलाहियत कमज़ोर है, मान लीजिए। उनको भी क्लासरूम का हिस्सा बनाना, उनको भी ये महसूस कराना कि वो क्लासरूम का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है, यानी उनको किसी तरह की तफरीक का एहसास न होने पाए, ये भी ख्याल रखा जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उन बच्चों को इसी समाज में रहना है, और इस समाज में कौन बच्चे जाएंगे? यही बच्चे जाएंगे जिनको आप पढ़ा रहे हैं। इन्हीं बच्चों के साथ अगर उनकी तरबियत हुई, उठना बढ़ना हुआ, पढ़ना लिखना हुआ, तो बड़े हो करके ये बच्चे उनके लिए सेंसिटिव होंगे, उनका एहसास डेवलप होगा, तो समाज में उनके खिलाफ जो यानी अलग बर्ताव होता है वो नहीं हो पाएगा। तो इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए।
अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट टू मैनेज टाइम, यानी वक्त को मैनेज करने का उसूल। अच्छा, आज के ज़माने में बच्चे को टेस्ट देना है, बच्चे को होमवर्क करना है, बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाता है, बच्चे को एग्ज़ाम देना है, बच्चों को सेशनल देना है, बच्चों को खेलना भी है, बच्चों को और भी करना है, ये करना है, वो करना है। बच्चा बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाता है। हमारे ज़माने में बात दूसरी थी, उतना उस ज़माने में इतना प्रेशर नहीं था। आज कल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, घर में भी पढ़ो, बाहर भी पढ़ो, हर जगह पढ़ो, और काम इतना ज़्यादा है। और टीचर कहेंगे कि एक कोई काम है, हम भी तो बहुत करते थे अपना करके खुद, तो बच्चा बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट का अगर तरीका सिखाने का कुछ तरीका अपनाए उस्ताद, या कुछ इस तरीके से उसको ट्रेनिंग दे कि उसको वक्त को सही तौर से मैनेज करने की ट्रेनिंग रोज़ाना मिलती रहे, तो फिर बच्चे को वक्त को मैनेज करने का अच्छी सलाहियत पैदा हो जाएगी, और फिर वो सही डिसिप्लिन से अपनी लाइफ गुजार पाएगा। आगे वाले ज़िंदगी में आगे जब पढ़ने जाएगा तो उसका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब वक्त ख़त्म हो गया, मैं आखिरी उस पर आता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ हाई एक्सपेक्टेशन, ऊंची तवक्कुआत रखने का उसूल। आखिरी है लेकिन बहुत अहम, यानी मिसालें इस पे रिसर्चेज हो चुके हैं, हवा में नहीं कर रहा हूँ मैं। एक लैब में चूहों की ज़रूरत थी, तो लैब में जो चूहा पहुंचाने वाला गया, उसने चूहा देते वक्त लैब असिस्टेंट से ये कहा कि ये चूहे तो बहुत जल्दी सीख लेंगे, ये चूहे ज़रा कमज़ोर हैं। वाकई ऐसा हो गया, यानी यही चीज़ हो गई, जबकि उसने वैसे ही कह दिया था कि ये चूहे अच्छे हैं। जब ये बात हुई तो फिर इसको एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट किया गया, रैंडमली, यानी बगैर किसी एग्ज़ाम लिए हुए, बगैर टेस्ट लिए हुए, बगैर उनकी जहनी इस्तेदाद को समझे हुए, रैंडमली कुछ बच्चों को उस्ताद से कह दिया गया कि ये लेट ब्लूमर्स हैं, बाद में खिलने वाले। ब्लूम का मतलब जो फूल खिलता है, ब्लूम करता है, तो ये लेट ब्लूमर है, यानी इनकी जहनी फूल लेट खिलेंगे, और ये बच्चे हल्के हैं, ये नहीं समझ पाएंगे। जबकि कोई ऐसा टेस्ट नहीं किया गया था। साल के आखिर में जब देखा गया तो उनके बारे में, जिनको कहा गया था कि लेट ब्लूमर है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। होता क्या है, आपका बर्ताव बदल जाता है। जिन बच्चों के बारे में आप ये खुशफहमी या गुमान या अच्छा ख्याल रखते हैं कि अच्छा बच्चा है, पढ़ने में तेज़ है, अच्छा तरीका, उसके से बोलने का, बातचीत करने का, उसकी मुश्किलात को समझने का, उसकी गलती पर रिएक्ट करने का आपका तरीका दूसरा होता है। जिस बच्चे के लिए आपके दिल में ख्याल बैठ जाता कि ये तो गब्बी है, बेवकूफ़ है, नहीं सीख पाता, वो जवाब देता है तब, होम असाइनमेंट करके लाता है तब, गलती करता है तब, आपका रिएक्शन दूसरा होता है। मिसाल मैं देता हूँ अपनी हकीकी ज़िंदगी से। हम लोग जब अलीगढ़ में पढ़ रहे थे तो हम लोग सीनियर यहीं फलाई थे, उर्दू में एमए कर रहे थे, सीनियर थे, राशिद राफे फलाई। उनकी क्लास में एक लड़की थी, उस लड़की को प्रोफेसर साहब ज़्यादा मानते थे। एक आसान सा सवाल क्लासरूम में पूछ दिया कि गालिब कहाँ पैदा हुए थे, तो उस लड़के ने हाथ उठाया, सर मैं बताऊँ, तो कहाँ बताओ, तो उस लड़के ने कहा दिल्ली में पैदा हुए थे। गलत जवाब था, डांटा नहीं, बेइज्जत नहीं किया, कहा तुम बहुत करीब पहुंच गई। हमारा रवैया बदल जाता है। अगर सारे बच्चों से आप अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता करके रखेंगे तो रवैया भी बदलेगा, और जब आपका रवैया बदलेगा, जब बच्चे तक यह ख्याल पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, मुझसे तो बड़ी ज़्यादा मेरे टीचर उम्मीद रखते हैं, तो वो फिर मेहनत करना शुरू कर दे। मेरी बच्ची के साथ ये हुआ, मैथमेटिक्स में उसका नंबर कम आ गया, तो क्लासरूम में टीचर लेके आए कि हमने तुम्हारी कॉपी दोबारा चेक की कि तुमको इतना नंबर कम कैसे आ गया। ये बात उसके दिमाग में घुस गई। उसने कहा अरे मुझसे तो मैथमेटिक्स के टीचर बड़ी उम्मीद लगा, और मैथमेटिक्स में लग गई। मैथमेटिक्स में उसके बाद उससे ज़्यादा नंबर उसकी क्लास में किसी को नहीं मिला। आज वो मैथमेटिक्स एमएससी कर रही। आप ऊंची तवक्कुआत बांध के रखिए, 100% बच्चों के बदले उसमें चेंजेस आएंगे, तब्दीली आएगी। बाकी
बहुत ही मुदल्लल मालूमात से पुर और कीमती लेक्चर के बाद अब सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू हो रहा है। सवाल व जवाब के लिए 10 मिनट का वक्त मुख्तस है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अफजाल साहब से मेरा क्वेश्चन है, जैसा उन्होंने बताया था हमें कि अभी माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पीच दी उन्होंने, उसमें मेरे 2 क्वेश्चन पैदा हुए। मैं जैसे इन्होंने बात की थी इंटरनल कंट्रोल की, कि बच्चों के जो डंडे से ना होकर बल्कि उनसे अंदर से वो कंट्रोल आए। मैं और दूसरी बात की थी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि बच्चों को कैसे पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने तरफ इन्वॉल्व कर रखें, अपनी एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व किया जाए। मेरा इनसे यही 2 सवाल है कि वो दोनों तरीके कैसे हो सकते हैं। क्या आप इसे एक एग्जांपल के साथ एलिब्रेट कर सकते हैं प्लीज़? अगर बच्चों को आप इन्वॉल्व कर लेंगे अपनी तदरीस में तो इंटरनल कंट्रोल खुद ब खुद हो जाएगा। हम लोग जब बीएड कर रहे थे तो जो टीचर्स थे उनका कहना यह था कि अगर आपकी क्लास 35 मिनट की है तो आपकी क्लास में 35 क्वेश्चन होने चाहिए बच्चों से। बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मोटिवेटेड हो जाएंगे, दिलचस्पी पैदा हो जाएगी, अंदर से कंट्रोल भी पैदा हो जाएगा। हम लोग जब अभी बच्चे छोटे हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा तो इजहार नहीं करते मारे डर के। बड़े हो जाते हैं तो आपको एहसास नहीं है या होगा आपको। हम लोग जब एमए कर रहे थे तो अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन टीचर में से उस वक्त के चेयरमैन थे अंग्रेज़ी के। उनसे ठीक पहले एक साहब थे, नाम ले लेना चाहिए, उस्ताद हैं, इज्जत करते हैं, ठीक नहीं पढ़ा पाते थे, यानी पढ़ाने की पूरी कोशिश करते थे, बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे, मज़ा नहीं आता था। बच्चे भाग के जाके सेमिनार में बैठ जाते थे। वो जाकर के चेयरमैन से शिकायत करते थे मेरे क्लास में बच्चे नहीं आते। और अगली पीरियड चेयरमैन का होता था, उसमें बैठने की जगह नहीं होती थी। अब वो समझ में नहीं आता समझाएं कैसे बच्चों को। तो कहते हैं अरे भाई आप लोग क्लास किया कीजिए दूसरे असातिज़ा की। तो जब दिलचस्पी पैदा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली भाग के हम लोग पहुंचते थे। कैंटीन में पहुंच बैठे चाय पी रहे हैं, चाय छोड़ के आ जाते थे कि मकबूल साहब की क्लास नहीं छोड़नी है, बाकी किसी की छूट जाए। आज़ादी थी उस वक्त, दबा के रोक नहीं पाते थे। सारे बच्चे मिल करके जूता हिला देते थे, अचार से आवाज़ आती थी क्लास में, टीचर समझ में नहीं आते क्या करें। यही आज़ादी अपने बच्चों को दे दीजिए, समझ में आ जाएगी आपको, अगर दिलचस्पी आप नहीं पैदा करेंगे। छोटे बच्चे हैं, ज़बरदस्ती आप किए हुए हैं तो बाहर से कंट्रोल कर लेते हैं, बाद में उनको आ जाएगी तो सुनने नहीं देंगे। तो अभी से उनको ट्रेनिंग दीजिए ना, सवालात कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए। 25 क्वेश्चन कम से कम रखिए और अच्छे क्वेश्चन रखिए, मारिए मत, डराइए मत, थोड़ा सा आज़ादी दीजिए। देखिए फिर पूरा बदल जाएगा माहौल। शुक्रिया। मेरा सवाल है आपसे तो कभी ऐसा होगा कि किसी तालिब की तरफ से या वालिदैन के बच्चों की तरफ से अच्छे बात करते हैं, लेकिन बच्चा ऐसा कर नहीं पाता तो असासा या समझ गया मैं आप बात समझ गया आपकी। इसकी भी मैं एग्जांपल अपने बच्चे से देता हूँ। मेरा बच्चा हाई स्कूल के वक्त बिगड़ गया और मैंने तवक्को एकदम घटा ली और डांटता था ये क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, बेकार है एकदम और नतीजा उसका ये निकला कि हाई स्कूल में उसके 56% नंबर आए। अब क्या करेंगे, लड़का अपना है, मार के भगा तो सकते नहीं। क्लासरूम में रहता तो शायद कुछ पीट उठ भी देते। तो फिर मैंने अगले साल से ये स्ट्रेटजी अपनाई कि नहीं पढ़ेगा। माँ उसकी कहती थी कि ये तो कुछ नहीं करेगा, तो मैं उसके जवाब में उसके सामने सुना के बोलता था कि नहीं पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या, पढ़ना ही है। यही था साल भर, कुछ और किया नहीं मैंने। मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, मैं तो साइंस का हूँ भी नहीं।
ट्वेल्थ में उसका 77 या 78% नंबर आया ऑटोमेटिकली। और उसका कहना यह था कि जब आप लोग कह देते थे कि कुछ नहीं कर पाया तो बहुत गुस्सा आता था अंदर से। तो तवक्कुआत ऊंची रखिए, इंशाल्लाह नतीजे अच्छे आएंगे। और साइंटिफिकली साबित है कि नतीजे, और ये तवक्कुआत ऊंची रखना कंसिस्टेंटली होना चाहिए, ज़बानी नहीं होना चाहिए। पूरे आपके यानी जिस्मानी तौर से भी लगे कि आप अच्छी तवक्कुआत रख रहे हैं। ये ना करें कि बोल तो रहे हैं लेकिन लगे कि तजाद बोल रहे हैं, कह तो रहे हैं कुछ मतलब कुछ है। तो इंशाल्लाह नतीजा निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम बातें और बहुत अजीम बातें हमारे नाज़िम जामिया मौलाना ताहिर मदनी साहब की तरफ से आई, और डॉक्टर साहब तो हमारे फ्रेंड हैं। उन्होंने ये कहा कि गोया उनकी बात को पूरे गुफ्तगू को अगर मैं कहूँ तो ये कहूँ कि एक रंग का मजमून है 100 रंग से बांधो। यानी डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि टीचर ग्रेट वो होता है जिसकी लाइफ में हर आन एक तगय्युर हो, एक तब्दीली हो। गुफ्तगू के बाद मुझे एक बात याद आई। न्यूटन के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि उसने ग्रेविटी की थ्योरी दी थी, और वो बाग एक सेब के बाग में था, उसने एक सेब को गिरते हुए देखा और उससे ये आइडियाज़ उसके माइंड में आ गया। विलियम हेनरी हडसन, जिसकी किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने कहा ये ऐसा कोई नहीं, ये नहायत लघु बात है। ये बरसों का कंटम्पलेशन, ये बरसों का गौर, ये बरसों की खोज और ये बरसों का तफक्कुर और तदब्बुर था, जिसकी तरफ कुरान हमें बार बार और अपने नबी को भी रहनुमाई करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जबकि यहाँ शूरा के लोग भी बैठे हुए हैं और प्रोग्राम नहायत अहम और नहायत अजीम है और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जो हुआ सो हुआ, जिंदा कौम तलाफ़ी माफ़ात माज से करती है। अगर असाज़ा ज़हनी तौर से परागंदा हैं, परेशान हैं, जबकि आप ये भी कहते हैं कि टीचिंग टाट और टीचर टाट एंड टीचिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी alma mater. So I want to tell you honestly what you are going to take action in the coming time. Thank you so much. ये मुझसे नहीं है, मौलाना से। देखिए, शाह आलम साहब ने जो बात रखी है बहुत अहम है, और आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि नवंबर के आखिर में शूरा का जो इजलास हुआ था, उसमें शूरा ने एक पे कमीशन बनाया था जो पूरे ग्रेड पे नज़रसानी करने का काम कर रहा था। उसकी सिफारिशात आ गई हैं और शूरा के इस इजलास में उन सिफारिशात पर गौर होने जा रहा है, और मुझे इस बात की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह खातिर खा इजाफ़ा होगा।